मित्रों, आज के समय में जहां लोगों का विश्वास न्याय पर से उठता जा रहा है, वही हमारे इतिहास के पन्नों में देखा जाए तो हमारे देश में ऐसे भी न्यायकर्ता हुए जिन्होंने अपने त्याग, धर्मशीलता, निस्वार्थता और न्यायप्रियता की अनोखी मिसाल कायम की है। ऐसे ही न्यायकर्ता की कर्तव्यपरायणता का उल्लेख मिलता है सिंहासन बत्तीसी और राजा भोज की कथाओं के द्वारा। सिंहासन बत्तीसी 32 कथाओं का एक लोक कथा संग्रह है, जिसमें महाराजा विक्रमादित्य एक चर्चित पात्र हैं। सिंहासन बत्तीसी के लेखक के नाम सिंहासन बत्तीसी मूलतः संस्कृत की रचना सिंहासन द्वात्रिंशति का हिंदी रूपांतर है, जिसे द्वात्रिंशत् पुत्तलिका के नाम से भी जाना जाता है। संस्कृत में भी इसके मुख्यतः 2 संस्करण हैं, उत्तरी संस्करण सिंहासन द्वात्रिंशति के नाम से तथा दक्षिणी संस्करण विक्रमचरित के नाम से उपलब्ध है। पहले के संस्कर्ता क्षेमेंद्र मुनि कहे जाते हैं। बंगाल में भट्टराव ररुचि के द्वारा प्रस्तुत संस्करण भी इसी के समरूप माना जाता है। इसका दक्षिणी रूप अधिक लोकप्रिय हुआ। सिंहासन बत्तीसी भी वेताल 25 या वेताल पंचविंशति की भांति बहुत लोकप्रिय हुआ। लोक भाषाओं में इसके अनुवाद होते रहे और पौराणिक कथाओं की तरह भारतीय समाज में मौखिक परंपरा के रूप में रच बस गए। इन कथाओं की रचना वेताल पंचविंशति या वेताल 25 के बाद हुई, पर निश्चित रूप से इनके रचनाकाल के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता है। लेकिन इतना तय है कि राजा भोज के शासनकाल के समय का ही होगा, जिन्होंने 1010 ईस्वी से 1053 ईस्वी तक राज किया था। 32 कथाओं की भूमिका। इन 32 कथाओं की भूमिका भी कथा ही है, जो राजा भोज की कथा कहती है। 32 कथाएं 32 पुतलियों के मुख से कही गई हैं, जो एक सिंहासन में लगी हुई हैं। राजा भोज को यह सिंहासन विचित्र परिस्थिति में प्राप्त होता है। एक दिन राजा भोज को पता चलता है कि एक साधारण सा चरवाहा अपनी न्यायप्रियता के लिए विख्यात है, जबकि वह बिल्कुल अनपढ़ है तथा उनके ही राज्य के कुम्हारों की गायें, भैंसे तथा बकरियां चराता है। जब राजा भोज ने जांच कराई तो पता चला कि वह चरवाहा सारे फैसले एक टीले पर चढ़कर करता है। राजा भोज की जिज्ञासा बढ़ी और उन्होंने खुद भेष बदलकर उस चरवाहे को एक जटिल मामले में फैसला करते देखा। उसके फैसले और आत्मविश्वास से भोज इतना अधिक प्रभावित हुए कि उन्होंने उससे उसकी इस अद्वितीय क्षमता के बारे में जानना चाहा। जब चरवाहे ने बताया कि उसमें यह शक्ति टीले पर बैठने के बाद स्वतः चली आती है, भोज ने सोच विचार कर टीले को खुदवाकर देखने का फैसला किया। जब खुदाई संपन्न हुई तो एक राज सिंहासन मिट्टी में दबा दिखा। जब धूल मिट्टी की सफाई हुई तो सिंहासन की सुंदरता देखते बनती थी। यह सिंहासन कारीगरी का अभूतपूर्व रूप प्रस्तुत करता था, जो सोने का बना 9 रत्नों से जड़ित अलौकिक सिंहासन था। उस सिंहासन के चारों ओर 8-8 पुतलियां जड़ी हुई थी, अर्थात कुल 32 पुतलियां थी। उसे उठाकर महल लाया गया तथा शुभ मुहूर्त में राजा का बैठना निश्चित किया गया। राजा भोज ज्यों ही उस पर बैठना चाहे, पुतलियां उपहास करते हुए हंसने लगी। खिलखिलाने का कारण पूछने पर सारी पुतलियों ने एक एक कर बताया कि यह सिंहासन महाराज विक्रमादित्य का है, जो उनकी तरह योग्य, पराक्रमी, दानवीर और विवेकशील होगा। वही इस सिंहासन पर बैठने के योग्य हो सकता है। यह कथाएं इतनी लोकप्रिय हैं कि कई संकलनकर्ताओं ने इन्हें अपनी अपनी तरह से प्रस्तुत किया है। सभी संकलनों में पुतलियों के नाम दिए गए हैं, पर हर संकलन में कथाओं के क्रम में तथा नामों में और उनके क्रम में भिन्नता पाई जाती है। इस प्रकार 32 पुतलियों ने राजा विक्रमादित्य के विभिन्न गुणों का वर्णन कहानी के रूप में राजा भोज के समक्ष किया। सभी कहानियों को सुनने के बाद राजा भोज को इस बात का एहसास हुआ कि वह महाराजा विक्रमादित्य के समान नहीं है और सिंहासन पर बैठने की उनकी जिज्ञासा समाप्त हो गई। तो मित्रों, आपके समक्ष प्रस्तुत है सिंहासन बत्तीसी की पहली कथा, जिसका शीर्षक है रत्नमंजरी, जन्म तथा सिंहासन प्राप्ति। वह इस प्रकार है।
आर्यावर्त में एक राज्य था जिसका नाम था अम्बावती। वहां के राजा गंधर्वसेन ने चारों वर्णों की स्त्रियों से 4 विवाह किए थे। ब्राह्मणी के पुत्र का नाम ब्रह्मवीत था। क्षत्राणी के 3 पुत्र हुए, शंख, विक्रम तथा भर्तृहरि। वैश्य पत्नी ने चंद्र नामक पुत्र को जन्म दिया तथा शूद्र पत्नी ने धन्वंतरी नामक पुत्र को। ब्रह्मणीत को गंधर्वसेन ने अपना दीवान बनाया, पर वह अपनी जिम्मेवारी अच्छी तरह नहीं निभा सका और राज्य से पलायन कर गया। कुछ समय भटकने के बाद धारानगरी में ऊंचा ओहदा प्राप्त किया तथा एक दिन राजा का वध करके खुद राजा बन गया। काफी दिनों के बाद उसने उज्जैन लौटने का विचार किया, लेकिन उज्जैन आते ही उसकी मृत्यु हो गई। क्षत्राणी के बड़े पुत्र शंख को शंका हुई कि उसके पिता विक्रम को योग्य समझकर उसे अपना उत्तराधिकारी घोषित कर सकते हैं, और उसने एक दिन सोए हुए पिता का वध करके स्वयं को राजा घोषित कर दिया। हत्या का समाचार दावानल की तरह फैला और उसके सभी भाई प्राण रक्षा के लिए भाग निकले। विक्रम को छोड़कर बाकी सभी भाइयों का पता उसे चल गया और वे सभी मार डाले गए। बहुत प्रयास के बाद शंख को पता चला कि घने जंगल में सरोवर के बगल में एक कुटिया में विक्रम रह रहा है तथा कंदमूल खाकर घनघोर तपस्या में रत है। वह उसे मारने की योजना बनाने लगा और एक तांत्रिक को उसने अपने षड्यंत्र में शामिल कर लिया। योजनानुसार तांत्रिक विक्रम को भगवती आराधना के लिए राजी करता तथा भगवती के आगे विक्रम के सर झुकाते ही शंख तलवार से वार करके उसकी गर्दन काट डालता। मगर विक्रम ने खतरे को भांप लिया और तांत्रिक को सर झुकाने की विधि दिखाने को कहा। शंख मंदिर में छिपा हुआ था। उसने विक्रम के धोखे में तांत्रिक की हत्या कर दी। विक्रम ने झपटकर शंख की तलवार छीनकर उसका सर धड़ से अलग कर दिया। शंख की मृत्यु के बाद उसका राज्यारोहण हुआ। एक दिन शिकार के लिए विक्रम जंगल गए। मृग का पीछा करते करते सबसे बिछुड़कर बहुत दूर चले आए। उन्हें एक महल दिखा और पास आकर पता चला कि वह महल तूतवरण का है, जो कि राजा बाहुबल का दीवान है। तूतवरण ने बात ही बात में कहा कि विक्रम बड़े ही यशस्वी राजा बन सकते हैं यदि राजा बाहुबल उनका राजतिलक करें, और उसने यह भी बताया कि भगवान शिव द्वारा प्रदत्त अपना स्वर्ण सिंहासन अगर बाहुबल विक्रम को दे दें तो विक्रम चक्रवर्ती सम्राट बन जाएंगे। बाहुबल ने विक्रम का न केवल राजतिलक किया बल्कि खुशी खुशी उन्हें स्वर्ण सिंहासन भी भेंट कर दिया। कालांतर में विक्रमादित्य चक्रवर्ती सम्राट बन गए और उनकी कीर्तिता का सर्वत्र लहरा उठी।